मुसन्निफ़ नेपोलियन हिल जो है ये 1883 में अमेरिका के अंदर ये जो शख्स सेल्फ हेल्प ऑथर है 1883 में पैदा होता है। इनके पेरेंट्स जो है उनका बैकग्राउंड कुछ यूँ था कि वो इंग्लैंड से माइग्रेट होकर अमेरिका आए थे और अमेरिका आने के बाद नेपोलियन हिल ने जो मतलब एक पूरी अपनी लाइफ गुजारी और एक बहुत ही कामयाब बेस्ट सेलर किताब लिखी। तो ये पूरे अमेरिका में एक कामयाब सेल्फ हेल्प ऑथर या पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सक्सेस प्रिंसिपल्स के ऊपर जो उन्होंने ये किताब लिखी उसकी वजह से उनकी ये जो किताब थी उनकी अहम वजह शोहरत बनी। 9 साल की उम्र में नेपोलियन की जो वालदा थी उनका इंतकाल हो जाता है और उसके बाद नेपोलियन की सौतेली माँ इनकी परवरिश करती हैं। खुद चूँकि वो टीचर होती हैं तो वो भी चाहती हैं कि नेपोलियन एक कामयाब इंसान बने। करीब 13 साल की उम्र में जो है नेपोलियन हिल को अपने फादर के अखबार में जो है लिखने का मौका मिलता है और एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट होने की वजह से 17 साल की उम्र में नेपोलियन ग्रेजुएशन मुकम्मल कर लेता है और एक वकील के पास मुलाजमत अख्तियार करता है। अब ये एक इसकी करियर का टाइम पीरियड मैं आपसे शेयर करूंगा जिसमें ये 1907 से लेकर 1909 में 2 प्रोजेक्ट के ऊपर काम करता है, लेकिन वो दोनों ही प्रोजेक्ट जो है वो फेल हो जाते हैं। फिर उसके बाद नेपोलियन 1915 में एक और कॉलेज की बुनियाद रखता है, लेकिन वो भी कुछ लॉज की खिलाफ वर्जी की वजह से जो है वो फेल हो जाता है। लेकिन इस सब टाइम पीरियड के दरमियान में एक साल आता है 1908 का साल। 1908 में नेपोलियन जब एक जर्नलिस्ट के तौर पर स्ट्रगल कर रहा होता है तो इसके मुलाकात जो है एक शख्स के साथ होती है जिसे एंड्रयू कार्नेगी कहते हैं। आप सब लोग उस शख्स के साथ शायद वाकिफ होंगे पहले से, मैं थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन एंड्रयू कार्नेगी का पेश कर दूं। एंड्रयू कार्नेगी जिस वक्त नेपोलियन से मुलाकात करते हैं उस वक्त अमेरिका के एक रिचेस्ट पर्सन होते हैं और ये भी एक स्ट्रगलिंग स्टोरी है, एक सक्सेस स्टोरी है कि कैसे ज़ीरो से इस शख्स ने शुरू किया, एक लेबर के तौर पर एक स्टील बनाने वाली मिल में काम करके आगाज़ किया और फिर मेहनत करके सक्सेसफुल हुए और अमेरिका के रिचेस्ट पर्सन बने। अब एंड्रयू कार्नेगी से इनकी मुलाकात की क्या वजह बनी उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। एंड्रयू कार्नेगी एक सक्सेसफुल शख्स था और उसने अपने इर्द गिर्द अमेरिका में बहुत सारे सक्सेसफुल लोगों को देखा। उसका ये ख्याल था कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो कामयाबी हासिल करते हैं, हीरो बनते हैं और इस दुनिया से चले जाते हैं। जो सक्सेस के प्रिंसिपल्स हैं, ये जो सक्सेस के राज हैं, ये जो सक्सेस के कवानीन हैं, जिनकी बुनियाद पर एक आदमी ज़ीरो से हीरो बनता है, वो कवानीन अपने साथ ले जाने की बजाय अगर उन पर कोई रिसर्च की जाए, उनको एक ऐसी समरी की सूरत में पेश किया जाए ताकि जो लोग इससे नहीं आशना वो भी इनको अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करके कामयाब हो सकें। तो इसी पर्पज़ के लिए, रिसर्च पर्पज़ के लिए वो एक ऐड देता है कि मुझे एक ऐसे नौजवान की ज़रूरत है जो मेरे प्रोजेक्ट पे काम कर सके। अब एंड्रयू कार्नेगी मुख्तलिफ लोगों का इंटरव्यू करता है जिसमें नेपोलियन हिल भी शामिल होता है और ये नेपोलियन हिल के साथ जो इनका इंटरव्यू होता है वो कुछ वक्त जारी रहता है और यहाँ तक कहा जाता है कि जब नेपोलियन हिल से एंड्रयू कार्नेगी ने ये सवाल किया कि क्या वो उसके साथ एक सक्सेस प्रिंसिपल रिसर्च के ऊपर काम करेगा, तो उसने अपनी जहाँ पर वो बैठे हुए थे उसने अपने हाथ में स्टॉप वॉच पकड़ी हुई थी और उसने ये सोचा था कि अगर ये शख्स 60 सेकंड के अंदर मेरे सवाल का जवाब दे देगा तो मैं इसे हायर करूंगा, अदरवाइज मैं इसे हायर नहीं करूंगा। और ये भी कहा जाता है कि 1 मिनट के तीसरे हिस्से में 20 सेकंड के ड्यूरेशन के अंदर ही नेपोलियन ने उन्हें हाँ में जवाब दे दिया कि मैं आपके इस जो सक्सेस प्रिंसिपल की रिसर्च है इसके ऊपर मैं आपके साथ काम करूंगा। लेकिन एंड्रयू कार्नेगी की शर्त ये थी कि आप अगर इस प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तो इसका आपको कोई मुआवजा नहीं मिलेगा। आपने बगैर मुआवजे के इस काम को करना है और बगैर मुआवजे के अगर आप करने में इंटरेस्टेड हैं। और नेपोलियन हिल का जवाब जो है वो हाँ में था। अब इस किताब के अंदर जिन सक्सेस प्रिंसिपल्स की बात की जा रही है उसके अंदर एक ये भी बात आएगी जिसे हम डिस्कस करेंगे कि उस शख्स ने, और हम इसको आमतौर पर करते भी हैं, कि जो इंसान का एक पैशन होता है जो उसको सक्सेस की तरफ लेकर जाता है उसमें ये बात अहम होती है कि वो शख्स इस बात से बेनियाज हो जाता है कि उसे इसके एवज क्या उसे पैसा मिलेगा या क्या उसे माली मुआवजा मिलेगा। तो एंड्रयू कार्नेगी की इस बात पर नेपोलियन हिल यस करता है और 500 के करीब लोगों के ऊपर जो है रिसर्च की जाती है। एंड्रयू कार्नेगी उसे अपने लेटर हेड के ऊपर मुख्तलिफ जो उस वक्त के कामयाब तरीन लोग थे जिनमें थॉमस एडिसन था, हेनरी फोर्ड था, रोजवेल्ट था और इस तरह और भी लोग, ग्राहम बेल था, उनसे मुलाकात करने की इजाज़त देता है और एक तरह का इंटरव्यू करने के लिए अपने लेटर हेड पर उन लोगों को लेटर लिखकर भेजता है।
अब ये किताब जो है 1937 में शाया होती है, थिंक एंड ग्रो रिच। लेकिन इससे पहले मैं थोड़ी सी आपकी तवज्जो इस तरफ दिलाना चाहूँगा कि 1928 के अंदर नेपोलियन हिल इस रिसर्च के बाद द लॉज ऑफ सक्सेस के नाम से अपनी किताब शाया करता है, जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। ये किताब जो है 8 जिल्दों के ऊपर लगभग मुश्तमिल थी, जो मैंने थोड़ा सा रिसर्च किया तो मुझे मालूम हुआ, जिसको बाद में नेपोलियन हिल ने कंडेंस किया और थिंक एंड ग्रो रिच की सूरत में 1937 में इसे शाया किया। लॉज ऑफ सक्सेस किताब भी कामयाब थी, लेकिन नेपोलियन की जो ये दूसरी किताब थी थिंक एंड ग्रो रिच, इसने कामयाबी के रिकॉर्ड तोड़े। और ये वो किताब थी कि जिसने नेपोलियन हिल की वफात जब 1970 में हुई, तब तक 2 करोड़ से ज़्यादा कापियाँ इसकी फ़रोख्त हो चुकी थी। और ये 1915 के अंदर इसकी जो एक 1915 के अंदर जो हम इसकी माफ़ कीजिएगा 2015 में जो हम इसकी एक हमें इसके आदादोशुमार मिलते हैं कि ये 100 मिलियन से ज़्यादा फ़रोख्त हो चुकी है। और आज भी अभी जो है हम किताबें देख रहे थे तो सर ने इस बात को बताया कि थिंक एंड ग्रो रिच अभी भी यहाँ पर बहुत मुनासिब जो है वो दस्तयाब है। तो आप अगर चाहें तो यहाँ बाहर से ही जो बुक स्टॉल्स हैं वहाँ से आप देख सकते हैं, इस किताब को ले सकते हैं। अच्छा, अब ये जो किताब थिंक एंड ग्रो रिच के ऊपर आज की हम बात करने जा रहे हैं, ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब है और मैं रिकमेंड करूंगा कि जिस शख्स ने इसको अभी तक नहीं पढ़ा वो इसे ज़रूर एक दफ़ा पढ़े, और एक दफ़ा पढ़ने के बाद 2-3 दफ़ा मज़ीद पढ़े। और ये एक ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि एंड्रयू कार्नेगी ने अपनी ज़िंदगी में करीब 50 से 55 के करीब मिलीनियर बनाए, लेकिन ये वो किताब थी जिसने कई सैकड़ों मिलीनियर पैदा किए, यानी कई सैकड़ों सक्सेसफुल पर्सन्स भी आप कह सकते हैं जो पैदा किए। अब इस किताब का जो कुछ प्रिंसिपल है मैं आपके सामने ब्रीफ रखूंगा, लेकिन आपको डिटेल जो इस किताब में मिलती है तो आपको ज़रूर इस किताब को तफसील में भी पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये उर्दू में भी अवेलेबल है, तो आप इससे उर्दू में भी फ़ायदा उठा सकेंगे और आसानी से समझ सकेंगे।